बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कविता का नया प्रकार पूरक पठन अंतर्गत पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ए सखी। तो ए सखी के जो रचयिता है अमीर खुसरो, हिंदी काव्य जगत में बड़ी ही जानी मानी हस्ती है यह अमीर खुसरो। हिंदी जगत में शायद ही कोई ऐसा होगा कि साहित्य के क्षेत्र में अमीर खुसरो जी को नहीं जानता हो। तो ऐसे ये जो ए सखी जो कविता है, वास्तव में यह पहली है, संपूर्ण कविता एक पहली के रूप में है। तो इसे हम मुकरी भी कह सकते हैं। तो मुकरिया पहेलियों का एक बड़ा ही मनोरंजन रोचक रूप होता है, और इसका उद्देश्य जो होता है वह होता है कि अगले व्यक्ति के बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। तो मराठी में भी ऐसा प्रकार आप लोगों को काव्य प्रकार में होता होगा, वैसे हिंदी में उसे पहेली कहते हैं। तो अभी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अमीर खुसरो द्वारा लिखित यह मुकरिया जो पढ़ने जा रहे हैं, तो तकरीबन 9 मुकरिया इस कविता में हमें देखने को मिलती हैं, और इन सभी मुकरियों का उत्तर एक ही मिलता है, वह होता है साजन। उससे हम जो पढ़ने वाले हैं मुकरिया, तो हम थोड़े भ्रम में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो लेकिन नायिका किस चतुराई से इन सारी मुकरियों का जवाब देती है, यह तो हमें कविता में ही बखूबी देखने को मिलेगा। तो इससे पहले कि हम कविता देखेंगे, हमारी शुरुआत जो है वह तो परिचय से होती है अक्सर। तो क्यों न हम फिर ये जो हमारे अमीर खुसरो जी हैं उनका परिचय क्यों न हम देखें। तो अमीर खुसरो जी का जो जन्म हुआ है, यहाँ पर आप लोगों के सामने परिचय है। तो परिचय सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इनका जन्म 1253 में पटियाला में हुआ है, और ये जो पटियाला है, पटियाली एटा, अभी पटियाला पंजाब के तरफ में भी है ना, किंतु ये जो पटियाली एटा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी इनका जो जन्म हुआ था 1253 में। सोचो कितनी पुरानी सदी के ये कवि महोदय हैं, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 13वीं सदी में 1325 में। तो इनका जो परिचय है वह इस प्रकार है कि अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो साधारण तौर पे एक जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से जाने जाते थे, जाने माने थे, और उन्हें इसी नाम से नवाजा भी गया है। तो वे ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं, उनकी ये विशेषता रही है कि इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी भाषा में, यानी 3 भाषाओं में उस जमाने में लिखा है। तो भाषाई प्रभुता उनकी उस वक्त भी कितनी थी, यह हमें देखने को मिलती है। और अमीर खुसरो अपनी पहेलियों के लिए, अपनी मुकरियों के लिए इस हिंदी जगत में बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं, बड़े ही जाने गए हैं। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ रही है वह तुफ़ातुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, और इसके अलावा दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने ढकोसले, अलमेलिया, उलटबासिया आदि प्रकार की रचनाएं उनके द्वारा रची गई है। तो अब हम इनकी जो पद्य संबंधी, आज हम जो पद्य पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में, इस पद्य की क्या विशेषता है। वैसे तो मैंने इस मुकरियों के शुरुआती दौर में मैंने वैसे उसके बारे में जानकारी दी है, किंतु पुनः एक बार देखते हैं। तो यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, और इसका जो उद्देश्य होता है, इसका जो लक्ष्य होता है कि अगले व्यक्ति के बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना, इस उद्देश्य के लिए ये पहेलियों की रचना की जाती है। अभी अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ, और सिर्फ पहेलियाँ ही नहीं बल्कि उसके उत्तर भी दिए हैं जो हमें बूझने हैं।
तो आप लोगों को पता होगा शायद कि पहेलियाँ बूझो एक प्रकार होता है, किंतु उन पहेलियों में उसके उत्तर नहीं होते हैं। किंतु अमीर खुसरो जी की ये विशेषता रही है कि उन्होंने अपने पहेली में उसका उत्तर भी दिया है, जो हमें जानना है, समझना है। तो चलो अब हम इन मुकरियों की तरफ, मुकरी एक एक मुकरी है इसमें। तो जैसे आप लोगों को पता है कबीर जी का दोहा होता है, एक अलग अलग दोहा होता है, हर दोहे का अलग अर्थ होता है, वैसे ही ये अलग अलग मुकरियाँ हैं। तो हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं संपूर्ण कविता आप लोगों को पढ़ सुनाती हूँ और इसके बाद एक एक मुकरी का अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहली जो पंक्ति है उसकी तरफ हम जाते हैं। रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन के तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोत, राम भजन बिन कभी न सोता। क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्धनिशा वह आयो भौन, अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरनई कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बड़ा बनहारा, आंखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग झांसो कहई, वाह बिनु नेक न धीरज रहई। हर छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सब ही सुख भुले, आए ते अंग अंग सब फुले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो अभी तो ये जो कविता है यह 12वीं 13वीं जो सदी है उस दरमियान लिखी गई है, इसलिए उसकी जो भाषा है वह समझने में थोड़ी सी निराली है, कठिन नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी निराली है। किंतु जैसे हम एक एक मुकरी के पास जाएंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सहजता से आप लोगों को समझ में आएंगी। तो पहली जो मुकरी है, तो उस मुकरी का जो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो रात समय वह मेरे आवे। तो ये जो पहली पंक्ति है रात, पहले मैं पूरी मुकरी पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मुकरी की एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे और मुकरी का भी अर्थ देखेंगे साथ ही साथ। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय तब भोर भय वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो यहाँ रात समय वह मेरे आवे, तो यहाँ पर ये जो नायिका है, तो नायिका यह बता रही है कि रात समय यानी रात्रि के समय वह मेरे आवे, तो मेरे यहाँ वह रात्रि के समय आता है। भोर भय, अभी भोर भय यानी कि सुबह, भोर का अर्थ है सुबह और भय यानी होना। तो भोर भय वह घर उठी जावे, तो जब भोर अर्थात सुबह हो जाती है तो वह तड़के के साथ उठ के चले जाता है, रात्रि के समय आता है और सुबह उठ के होते ही वो उठ के से तड़के से चला जाता है। आगे नायिका कहती है यह अचरज है सबसे न्यारा, तो जिसे हम आश्चर्य कहते हैं, तो हिंदी में और एक उसके लिए शब्द है अचरज। तो यह अचरज सबसे न्यारा है, बड़ा ही निराला है। तो उसकी जो सखी है वह नायिका से कहती है ए सखी साजन, तो वो कहती है ए सखी वह तो तेरा साजन ही है। तो उसके ऊपर जो नायिका है वह कहती है ना सखी वह साजन नहीं है, इसलिए ये कहने के लिए वह कहती है ना सखी।
ना सखी तारा, मतलब वह तो तारा है, वो साजन नहीं है, वह तारा है। वो किस प्रकार से? तो सोचो, रात्रि के समय आता है ना, तारा जो होता है वो रात्रि के समय आता है, और जब सुबह हो जाती है तो वो आसमान से निकल चला जाता है। आइए ध्यान में, अपने घर वापस लौट जाता है। जैसे हम रात्रि के समय देखते हैं आसमान में तारे दिखते हैं, बराबर है, तो ये तारे रात्रि के समय ही दिखते हैं, और जैसे ही सुबह हो जाती है तो वह सब वापस लौट जाते हैं अपने घर को, बराबर है। सुबह हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो नायिका की सखी को लगता है वो उसका साजन होगा, किंतु साजन नहीं है, वह तो तारा है। अब समझ में आ गया कैसी पहेली है, और पहेली का उत्तर भी कितनी बखूबी के साथ यहाँ पे हमें खुसरो जी ने दिया हुआ है। अब हम अगली मुखड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, और न कोई मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल, बराबर है। तो यहाँ पे नायिका कहती है कि जब वह आता है तब ही शादी होती है। उस दिन दूजा, दूजा का मतलब है दूसरा, उस दिन दूसरा कोई और नहीं होता है। कोई यानी कोई, मीठे वाक्य, मीठे लागे वाक्य बोल, वाक्य का अर्थ है उसके, तो उसके जो बोल होते हैं वो बड़े ही मीठे लगते हैं। अब सोचो, उसके आने पर शादी होती है, बराबर है ना, और उस दिन उसके अलावा किसी और को कोई महत्व नहीं होता है, और उसके बोल बड़े ही मीठे लगते हैं, तो सखी को सहज ही लगेगा ना कि अपनी जो नायिका है ना, उसका वो कौन होगा, दूल्हा ही तो होगा, है ना। इसलिए वह कहती है, ए सखी वो तो तेरा साजन ही होगा, ए सखी साजन। तो वह कहती है, ना सखी, तो क्या कहती है, ना सखी वो तो ढोल है, बराबर है ना। अब कैसे ढोल है, देखो कि बिना ढोलक, जैसे हिंदी में जो हिंदी लोग जो होते हैं, हिंदी भाषी लोग होते हैं, उनमें जब शादी होती है तो शादी के हर रस्म में ढोल बजता ही है, ढोल बजना, गाना बजाना ये तो होता ही रहता है। तो इसीलिए उस ढोल के बिना तो शादी, गाने बजाने के बिना शादी हो ही नहीं सकती है। आई वतन में यहाँ नायिका की चतुराई समझ में आ गई, कितनी खूबी के साथ वह एक एक पहेली अपनी सहेली के सामने दे रही है, और उसे गुमराह भी कर रही है। इस किस प्रकार मतलब वह उसे गुमराह करती, वह भी बखूबी यहाँ बताया गया है। और फिर बाद में कहती है कि उसके बिना शादी भी नहीं हो सकती है, और उस दिन दूसरे किसी और का महत्व नहीं होता है, यानी ढोल के अलावा किसी और चीज़ का महत्व नहीं होता है। और जब वो ढोल बजता है तो उसके जो बोल होते हैं कानों में बड़े ही मीठे लगते हैं, तो सखी को तो साजन लगता है, लेकिन वो क्या है, ढोल है। जब मांगू तब जल भरी लावे, अगली जो मुखरी है वो देखते हैं। मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो जब जब मैं मांगती हूँ, मैं मांगती हूँ तब वह क्या करते हैं, जल भरी लावे, यानी पानी भर के लाते। जब भी मैं मांगती हूँ तब तुरंत वे पानी भर के लाते हैं। और इतना ही नहीं, तो मेरे मन की जो प्यास है, तपन यहाँ तात्पर्य है प्यास, मेरे मन की प्यास बुझाते हैं। मन का बड़ा ही भारी है, आइए ध्यान में, मन का बड़ा ही भारी है। तो मतलब कि यह भारीपन का अर्थ है कि दिल का बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ कवि ने दिल का भारी है, इसलिए किसी का दिल बड़ा होता है ना, इसलिए उसको कवि ने यहाँ पे कहा मन का भारी है, किंतु तन का छोटा है। शरीर उसका छोटा है, मन बहुत बड़ा है, लेकिन शरीर बहुत छोटा है। तो सखी को पुनः लगने लगता है कि इतना अच्छा दिल वाला व्यक्ति कोई और हो ही नहीं सकता है, मेरे सखी का साजन ही हो सकता है। इसलिए वो तुरंत कहती है साजन, तो कहते हैं ना वो तो लोटा है, बराबर ना, क्योंकि जब जब उसे प्यास लगती है तो जो लोटा होता है वो पानी भर के आता है, और जब पानी पीने के बाद वो लोटे से पानी पीती है तो उसके मन की प्यास बुझ जाती है। उसका जो लोटे का जो अंदर का जो शरीर होता है ना, उसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है, बराबर है ना। इसलिए यहाँ पे कहा है कि मन का भारी लेकिन तन का कैसा है, छोटा है ना। मतलब कि पूरी प्यास बुझाने की क्षमता उसमें है, यानी दिल से बहुत बड़ा है, लेकिन लोटे का तन जो है बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मुकरी है। अभी अगली मुकरी की तरफ बढ़ते हैं। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। अब मैं आगे नहीं बोलती, ठीक है, क्योंकि हमें पहले बूझनी है ना। तो बेर बेर, जैसे कि
जब भी मैं सोती हूँ तो उसे शायद चिढ़ मचती है, बार बार जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे जगा देता है, सोवते ही जगह ने बार बार मुझे नींद से जगा देता है, और अगर मैं ना जागूँ तो मुझे काट काट के खाता है। और उसके ऐसे करने से मुझे बहुत चिढ़ मचती है, बड़ी खीज मचती है, तो मैं व्याकुल हो जाती इस वजह से, यानी बेचैन हो जाती हूँ और भौचक्की भी हो जाती हूँ। तो सखी को लगता है इतना नींद में परेशान करने वाला तो केवल साजन ही हो सकता है, इसलिए वह कहती है सखी साजन। तो वह कहती है नहीं सखी, वो मेरा साजन नहीं है, वह तो मक्खी है। तो आप लोगों को पता है हम बहुत गहरी नींद जब सोते हैं ना, तो ये मक्खी जो है ना हमारे ऊपर इतनी भिनभिनाती है और बहुत परेशान करती है, और हम स्वस्थ नींद सोना चाहते हैं और वह बार बार मक्खी हमें क्या करती है, चुप चुप होती रहती है, बार बार नींद आती रहती है, और इस वजह से हम बड़े ही बेचैन हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस पहली का जवाब मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। तो यहाँ पर राम भजन बिन कभी न सोता, अब यह वर्णन किया है सखी ने, नायिका ने अपने सखी से वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? अति सुरंग है रंग रंगीलो, बड़ा ही सुंदर उसका रंग है। कितना सुंदर वर्णन करिएगा, उसका रंग बहुत सुंदर है और बड़े ही रंगीले मिजाज का है। वो है गुणवंत, बड़ा ही गुणी है, बहुत चटकीलो, और उतना ही वो भड़कीला भी है। किंतु उसमें और भी एक विशेष है, राम का भजन किए बिना कभी वह नहीं सोता है। तो सखी पुनः कहती, क्या सखी वो तेरा साजन ही है? इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर उसका रंग है और गुणवान भी बहुत है, राम का भजन किए बिना नहीं सोता है। तो सखी कहती, ना सखी, वह तो तोता है मेरा, बराबर है ना। अभी कैसा तोता है देखो, उसका बड़ा ही सुंदर सा, उसकी चोंच लाल रंग की है ना, रंग रंगीलो, यानी कि चोंच लाल रंग की है, बड़ा ही गहरा सा हरा रंग है उसका। और आपको पता है कि तोता जो है बड़ा ही मीठी वाणी बोलता है, बड़ी मीठे बोल बोलता है और हमेशा राम राम बोलता है ना। बड़ा ही बोलने में भी बड़ी ही मिठास होती है, इसलिए राम भजन बिना नहीं सोता है। तो वो कौन है? तोता है। तो यहाँ पे सखी ने, नायिका ने अपने सखी से तोते का वर्णन किया है। तो पता चली गया आप लोगों को कि नायिका कितनी चतुर है, बराबर है, और बार बार कितनी बार उसने अपने सखी को भ्रमित किया है और सखी ने भ्रमवश वैसे ही उत्तर दिया है। अब आगे देखते हैं। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरवे कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन। तो आगे बता रही है वो नायिका अपनी सहेली को, कह रही है अर्धनिशा वह आयो भौन, जब आधी रात बीत जाती है तब वह भवन में आता है। भवन यानी भवन में, आधी रात बीतने के बाद वह भवन में आता है। सुंदरता बरवे कवि कौन, तो इतना सुंदरता, इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, उसका कोई मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। तो इस प्रकार वह उसका वर्णन कर रही है। और जब मैं उसको देखती हूँ, जब मैं उसको निहारती हूँ, निरखत, क्या निरखत है ना, तो जब मैं उसे निहारती हूँ, उसे निरखती हूँ, तो मेरे मन में अति आनंद हो जाता है, भयो आनंद, मुझे बेहद आनंद हो जाता है जब मैं उसे निरखती हूँ, जब मैं उसे देखती हूँ। इतना सुंदर वर्णन सुनने के बाद सखी कहती, क्यों सखी, अब तो वो तेरा साजन ही होगा, क्यों सखी साजन। तो कहती है, ना सखी, तो चांद है। तो सोचो अभी चांद, अर्धनिशा, जब आधी रात्रि में वो आसमान में आ गया चांद, हम सबको चांद पता है, हम सबका बचपन से लेकर हर किसी का वो मित्र होता है चंद्रमा, चांद, है ना। तो बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा ही लुभावन होता है ना, जब हम उसे देखते हैं तो देखते ही रहने को मन करता है। वही का है, आधी रात को आता है और जब हम ऐसे भवन के ऊपर नहीं, क्या हम देखते हैं ना, और उसकी सुंदरता का तो बखान करने के लिए कोई शब्द ही नहीं होता है। न जाने कितने कवियों ने उसके ऊपर सुंदर सुंदर कविताएं की है। हमेशा सुंदरता की प्रतिमा चांद के साथ ही, किसी को कंपेयर किया जाए तो चांद के साथ ही किया जाता है। आई बात ध्यान में, तुलना भी की जाए तो। इसीलिए जब भी चांद को देखते हैं आसमान में तो मन बड़ा ही लुभावन लगता है, मन आनंद विभोर हो जाता है। किंतु यहाँ पुनः एक बार सहेली जो है वह भूल भुलैया में आ जाती, वह
पुनः साजन ही कहती है किंतु वह चांद है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन आंखिन से छिन होत न्यारा। तो आगे वह बता रही है नायिका अपनी सहेली को कि वह सदैव शोभा बढ़ाता है, सुंदरता, शोभा सुंदरता के लिए होता है, तो हमेशा उसकी शोभा में मुझे वृद्धि ही नजर आती है। बढ़ावनहारा, आंखिन से छिन होत न्यारा। तो अगर मेरी दृष्टि से अगर ओझल हो जाता है तो वह और भी न्यारा लगता है। और अभी दिन के जो 8 प्रहर होते, दिन में अलग अलग प्रहर होते हैं ना, सुबह शाम दोपहर वगैरह वगैरह, तो दिन के 8 प्रहर है ना, 8 पहर, 8 पहर मेरो मनोरंजन, वह मेरा 8 प्रहर मनोरंजन ही करता है। तो सखी कहती क्यों सखी साजन? तो वह कहती है ना सखी, वह तो अंजन है। तो अंजन का तात्पर्य है यहाँ काजल। तो ये जो आँखों में जब काजल लगाते हैं तो एक बार सुंदरता बढ़ाने हेतु जब भी आँखों में काजल लगाते हैं तो वो 8 प्रहर आँखों में ही रहता है। उस काजल को लगाने के बाद आँखों की जो सुंदरता होती है वह बहुत ज़्यादा निखरती है, बराबर है। तो इस प्रकार उस काजल को लेकर उसने बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही सुंदर सा वर्णन किया है। तो इस प्रकार काजल उसकी शोभा बढ़ाता है। आगे हम देखेंगे, जीवन सब जग जासो कही, वा बिनु नेक धीरज रही, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। तो जीवन सब जग जासो कहे, वह एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई जीवन कहता है। लोगों को उसमें जीवन प्रतीत होता है, जीवन की उक्ति उसे दी जाती है। वा बिनु नेक न धीरज रहे, अगर वो ना रहे, वह अगर ना रहे तो पूरा धैर्य, धीरज यानी धैर्य, अगर वो ना रहे तो सारा धीरज, सारा धैर्य समाप्त तो हो जाता है उसके नहीं रहने से। हरे छिनक में हिय के पीर। तो हर क्षण, हर पल जब वो नहीं होता है तो बड़ा ही कठिन लगता है। तो क्षण भर में भी हृदय का जो धीरज होता है वो छूट जाता है अगर ना रहे तो सखी कहती है क्यों सखी, वह तो सिर्फ तेरा साजन ही हो सकता है जिसके नहीं रहने से तू इतनी विचलित हो जाती है, तेरा धैर्य समाप्त हो जाता है, वह तो केवल साजन या पति ही हो सकता है, दूसरा तो कोई और हो ही नहीं सकता है। तो वह कहती ना सखी, वो तो जल है, नीर यानी जल। सोचो कि अगर हमारे घर में पानी ना हो, पानी की एक बूंद भी ना रहे तो हमारी कैसी बेचैनी रहती है, कैसी अस्वस्थता होती है, जब तक हमें जितनी अनुपात में, जितनी मात्रा में पानी उपलब्ध ना हो तब तक के लिए, बराबर है ना। तो कोई ना कोई तो ऐसा पल होता है कि हमारे घर में हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं होता है और पानी को लेकर हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन होते हैं, और जब तक नहीं मिलता तब तक हमारी बेचैनी दूर नहीं होती है। अब आगे है, बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती। तो यहाँ नायिका कह रही है बिना आए सब ही सुख भूले। जब वो आता नहीं है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो मेरी सुध-बुध खो गई है, मेरे सारे सुख मुझसे जुदा हो गए हैं, दूर हो गए हैं। जब वो नहीं आता तो मुझे ऐसे लगता है, और जब वो आ जाता है, आए ते अंग अंग सब फूले, जब वो आ जाता है तो मेरा रोम रोम हर्षोल्लासित हो जाता है, मैं फूल के कुप्पा हो जाती है, खुशी से बाग बाग हो जाती हूँ, मैं इतनी खुशी मुझे हो जाती है। सिरा भई लगावन छाती, और जब मैं उसे अपने, जब भी वो आता है तो उसे मैं स्नेह से अपने छाती से भींच लेती हूँ, लगा लेती हूँ। अब तो सखी को लगता है 100%, 100% बिल्कुल यह इसका साजन ही होना चाहिए। तो वो तुरंत कहती है क्यों सखी साजन। तो इसके ऊपर यह बड़ी ही चतुर नायिका जो है वो अपने सखी से कहती है ना सखी, वो तो पापी है। पापी मतलब पत्र है ना। तो जिसके, अभी तो पत्र का ज़माना चला गया है, किंतु पुराने ज़माने में पत्र के ज़रिए सारे व्यवहार हुआ करते थे। तो जब किसी प्रियजन का पत्र आता
अपने का किसी पत्र आता तो उस पत्र को देखने के बाद इतनी खुशी हो जाती थी कि खुशी के मारे उस पत्र को चूम लेते थे, सीने से लगा लेते थे, छाती से लगा लेते थे। तो इस प्रकार उस पत्र का भी बहुत महत्व उस ज़माने में हुआ करता था, उसी को यहाँ पे पाती कहा गया है। तो इस प्रकार हमने ये तमाम मुकरियों को पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि ये सारी ही मुकरियाँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी और इन पहेलियों के ज़रिए आप लोगों का बहुत अच्छा मनोरंजन भी हुआ होगा। तो अभी इसके पश्चात या ये तो मुकरियाँ सारी ख़त्म हुई है, इसके पश्चात आप लोगों को क्या करना है, तो इससे संबंधित सारी कृतियों को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और अगले पाठ के साथ हम पुनः मिलेंगे।